रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री। रेड कार्पेट और अवधि भोजन के साथ गर्मजोशी से हुआ स्वागत। प्रयागराज में कांग्रेस पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, कांग्रेस ने गरीबों के साथ अन्याय किया, बीजेपी सरकार में सबको योजनाओं पर पूरा लाभ मिला। अखिलेश यादव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। कहा, सपा सरकार में प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहा, योगी सरकार में अपराध पर रोक। रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र। रायबरेली जंक्शन पर की एक्सप्रेस और ट्रेन के ठहराव की मांग। वाराणसी में 7 सितंबर को दोपहर में होगी गंगा आरती। काशी में 34 साल में 5वीं बार दिन में होगी मां गंगा की आरती। दशमें घाट पर दिखेगा खास नजारा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत आयोजित भारत के समक्ष राष्ट्र सुरक्षा की चुनौतियां विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस दिश से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है।
और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है, तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की और धार्मिक महत्व के इस स्थल का सम्मान किया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री के इस धार्मिक दौरे को स्थानीय भक्तों ने भी काफी सराहा। भूटान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे से प्रस्थान करने से पहले होटल रामायण में पारंपरिक अवधि भोजन के साथ गर्मजोशी से उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन और अतिथियों ने उनका भव्य सम्मान किया। अवधि संस्कृति और खान पान की विशेषता से प्रधानमंत्री दंपति बेहद प्रभावित हुए और यह स्वागत समारोह दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मित्रता के संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 1 रुपए से गरीब जनता तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था, जबकि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बड़े कदम उठाए। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाओं का पूरा लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। अब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, वो संसद में खड़े होकर के इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीनाजोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं, उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देगा।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी के बाद डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जो पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है, ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी। यह माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास से युक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक जो संकल्प है, उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है, तो मुझे हंसी आती है कि जो मतलब चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने इस देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता, तो आज हमसे बाद में जो आज़ाद हुए देश हैं वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए। तो भ्रष्टाचार युक्त भारत तो भारत की जनता नहीं चाहती। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश के समय में प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहा। सपा के काल में रोज अपराध होते थे, बच्चियां घर से निकल नहीं पाती थी। अब सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर आ गया है। योगी सरकार अपराधियों को कठोर सजा देने के लिए जानी जा रही है। प्रदेश में अब जनता का राज पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। कांग्रेस और राजद को अब बिहार में हार माननी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को अपनी सरकार के कालखंड का ध्यान रहा होगा। जिस प्रकार से 2012 से 2017 तक जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। रोज दंगाई होते थे, रोज जमीनों पर कब्जे होते थे, रोज अनाचार होते थे। किस प्रकार से लोग परिवार की बच्चियों के घर से निकलने से घबराते थे। लेकिन 17 के बाद योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर, और निश्चित रूप से हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई के लिए जानी जाती है, ना कि उन्हें संरक्षण देने के लिए। सर, जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाने पर केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में रोजगार है ही नहीं। अगर रोजगार होता तो आज शिक्षक आंदोलन नहीं कर रहे होते, स्कूल और कॉलेजों की हालत बदहाल नहीं होती। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी संस्थानों को पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइमरी स्कूल नहीं बंद करती सरकार। या लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने रायबरेली के स्थानीय लोगों की लंबित मांग का हवाला देते हुए रायबरेली जंक्शन पर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि यह ट्रेन पहले से ही रायबरेली से होकर गुजरती है। उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोग इस स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव की लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय राजधानी के लिए उनकी यात्रा आसान हो सके।
चंद्रग्रहण के कारण वाराणसी के प्रसिद्ध घाट पर मां गंगा की आरती इस बार दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया है कि सूतक काल रविवार दोपहर 12:57 से शुरू हो रहा है, जिसके चलते शाम की नियमित आरती का समय बदल दिया गया है। सूतक काल से पहले आरती संपन्न करने के लिए दोपहर में ही किया जाएगा और इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है, जिसे देशवासी देख सकेंगे और हिंदू धर्म में सूतक काल को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी वर्जित होते हैं। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। 7 तारीख को ग्रहण लग रहा है, आरती कितने बजे से प्रारंभ होगी? देखिए, 7 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को, तो जिसको देखते हुए भगवती माँ गंगा की जो दैनिक आरती होती है उसका समय परिवर्तित किया गया है। 12:57 पर जो है वो सूतक काल लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो भगवती माँ गंगा की आरती जो है उससे पूर्व संपन्न करा ली जाएगी और प्रातः जो सुबह की आरती होती है वो अपने समय से सूर्योदय के समय उसी तरीके से होगी। बाकी जो आरती है वो सारी पूरी परंपरागत तरीके से उसका निर्वहन होगा 7 तारीख को। खबर बाराबंकी से है, जहां एबीवीपी कार्यकर्ता और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में अयोध्या आईजी की जांच के बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी सीओ सिटी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों का आरोप है कि लाठीचार्ज सीओ सिटी के निर्देश और मौजूदगी में हुआ। घटना के विरोध में लखनऊ समेत प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी है। हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में अपहरण की वारदात में वांछित अभियुक्तों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्त फरार होने में सफल रहे और पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें कि घटना कछवा कला इलाके की है, जहाँ पुलिस ने घेराबंदी कर ये कार्रवाई की है। मामले में जरिया थाने में पहले से ही केस दर्ज था। अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। टेलेवाजा थाना जरिया के रहने वाले पुनीत पुत्र प्रताप सिंह के द्वारा अपने छोटे भाई सुनील कुमार 19 वर्ष के अपहरण के संबंध में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 5/9/25 को थाना जरिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण इस समय कछवा कला और उमरिया जाने वाले सर्विस लाइन पर मौजूद हैं। पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्तों को ललकारा गया और उनकी घेराबंदी की गई। पुलिस पार्टी पर अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया। मौके पर अभियुक्त विष्णु के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए सीएचसी गोहान ले जाया गया है तथा मौके से ही अभियुक्त अशोक और उपेंद्र की गिरफ्तारी की गई है। उक्त प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर मेरठ से है, जहां ऑपरेशन शस्त्र में भवाना और हस्तिनापुर पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 3 असला तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 2 शातिर बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए, जबकि 1 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए। पुलिस के चेकिंग अभियान के तहत गुरुवार रात हस्तिनापुर और मावा पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में वैगनार गाड़ी को नहर की पटरी पर पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल में भेज दिया गया। थाना मवाना में कल देर रात में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी को एक संदिग्ध हरियाणा नंबर की वैगनार गाड़ी नजर आई, जिसको कि रोकने का प्रयास किया गया। इस पर वाहन में सवार अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें कि 1 अभियुक्त को गोली लगी है। इसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि 3 पिस्टल और 14 कारतूस बरामद हुए हैं इनके कब्जे से। साथ ही में पूछताछ में जानकारी हुई कि इन 3 में से 2 हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, जो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं गंभीर मामलों में। ये शातिर बदमाशों का पूरा गैंग है, जो क्षेत्र में काफ़ी समय से एक्टिव था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इनमें से एक अभियुक्त को असला बरामदगी के दौरान ले जाते हुए उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी है। इसमें जो अभियुक्त घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। साथ ही में वो अपराधी जिन्होंने इनसे असला खरीद फरोख्त किया है उनकी भी जानकारी की गई है और उनकी भी तलाश कर उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर लखनऊ में आज विभिन्न इलाकों से झंडे और बैनर के साथ जुलूस निकाले गए। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग बतादे की शरीक हुए और धार्मिक जोश और उल्लास के साथ पर्व मनाया। शहर में जुलूस मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। ईद ए मिलाद के मौके पर मस्जिदों, ईमानबाड़ों और घरों को रोशनी और सजावट से सजाया गया था। खबर नोएडा से है, जहां यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण निचले इलाकों के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लगभग 15,000 से ज्यादा बतादे के फार्म हाउस डूब चुके हैं, जिससे करीब 35,000 लोग ऊपरी इलाकों में शरण लिए हैं। बारिश और बढ़ते पानी के चलते सड़क किनारे पंडाल लगाकर गरीब परिवार रह रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और भी बिगड़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यमुना नदी पर दिख रहा है। जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। एनसीआर के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। निचले इलाकों में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और रेस्क्यू टीमें लगातार तैनात होकर लोगों तक राहत कार्य पहुंचा रही है। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर का असर अब वाराणसी में गंगा पर भी दिखाई देने लगा है। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस मानसून में तीसरी बार है। जानकारी के अनुसार गंगा का जलस्तर इस समय काफी ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा अभी चेतावनी बिंदु से लगभग नीचे बह रही है, लेकिन पानी के उतार चढ़ाव के चलते काशी के ऐतिहासिक घाटों की हालत खराब हो गई है। घाटों पर भारी मात्रा में बतादे की गंदगी भी जमा हो गई है, जिससे घाटों की सुंदरता और स्वच्छता पर अब असर पड़ने लगा है। प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है और जलस्तर की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अमरोहा में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात खतरे के निशान के करीब पहुंच गए हैं। तिगरी मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। गंगा 201.70 मीटर तक पहुंच गई है। बिजनौर बैराज से 1.5 लाख से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद अमरोहा के कई इलाके डूब गए हैं। गंगा मेला स्थल की दुकानें और झोपड़ियां जलमग्न हो गई हैं। बांध पर आम आवाजाही रोक दी गई है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं मंडी, धरौरा और हसनपुर के 24 गाँव में बाढ़ का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। सैकड़ों बीघा फसल पानी में समा गई है और किसान बेबस और परेशान हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।